हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग दोपहर 1:30 बजे वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी की क्लास नहीं हुई है, तो मैंने उनको बता दिया था कि 2:30 बजे क्लास होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी बच्चे लाइव आ जाएँ और वीडियो को शेयर कर दें सभी बच्चे, और लाइक भी कर दो ताकि एनर्जी आ जाए मेरे अंदर। चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, वैसे टाइमिंग सभी को पता होगा और ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग गोली की रफ्तार से उत्तर करेंगे। प्रश्न क्या है? बिहारी किस काल के कवि थे? बताइए भैया सभी लोग। सभी को गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। बिहारी किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे, या आदि काल के कवि थे, या भक्ति काल के कवि थे, या आधुनिक काल के कवि थे? बिहारी किस काल के कवि थे? सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ए जवाब दे रहे हैं, तो जितने भी बच्चे यहाँ पे ए जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहारी रीतिकाल के कवि थे। देखिए ध्यान रखना, अगर आज 50 में से आपके 18 से 20 प्रश्न सही होते हैं तो आप एवरेज की स्थिति में हैं, ठीक है ना। अगर 20 से 25 आप प्रश्न सही करते हैं तो आप गुड की कंडीशन में हैं। वहीं अगर आप 25 से 35 के बीच में क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आप एक्सीलेंट की स्थिति में हैं। तो जो स्थिति आज आपकी आए वो आप लोग अपना बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। बताइए ये पंक्ति किसकी है? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्ति है? नरेंद्र शर्मा जी की, या हरिवंश राय बच्चन जी की, या बालकृष्ण शर्मा, नवीन जी की, या भगवती चरण वर्मा जी की? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये जो पंक्ति है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्ति है? भगवती चरण वर्मा की है। 52 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बच्चा कल कमेंट किया था कि सर ये तो क्वेश्चन आप करवा चुके हैं, दोबारा आप क्यों करवा रहे हैं? भाई नुकसान तो करेगा नहीं ना, रिवीजन आपका मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि आप रिवीजन कर नहीं रहे हैं, इस वजह से आपका स्कोर क्या होता जा रहा है, नीचे जा रहा है। और एचडी प्लान वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे ना तो जाके देख लेना, अभी 1:30 बजे जो वीडियो आई है, बस उसे फॉलो करो बस, और टाइम वेस्ट करना अपना बंद कर दो। 20 दिन बचे हैं, 20 दिन समय दे दो, पैसे आपके बच जाएंगे। बस इस एग्ज़ाम को निकालने के बाद कोई जॉब नहीं मिल जाएगी, पैसे बच जाएंगे, बस ये कह रहा हूँ मैं। नहीं तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा ना, लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो जुट जाओ तैयारी में, 20 दिन बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी करो, जी जान से लग जाओ। 5-6 घंटे बिल्कुल अच्छे से समय दो, टाइम देखकर पढ़ाई मत करो। 5 से 6 घंटे ऐसी पढ़ाई करो डिस्टर्बेंस हो ही ना। बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से पढ़ो, मोबाइल से पढ़ रहे हो तो मोबाइल से पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो, लगातार पढ़ो। मोबाइल से पढ़ रहे हो ये नहीं कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया, इंस्टा पे मैसेज आया, तुरंत क्लिक, और इंस्टा पे घुस गए तो निकलने की हिम्मत ही नहीं है, मन ही नहीं कर रहा है निकलने का। तो रील देखना बंद कर दो, सारी चीज़ें बंद कर दो, फेसबुक इंस्टा सब बंद कर दो 20 दिन के लिए, ठीक है। तो ये पंक्ति किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की है। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी है? वाह वाह, हमारा शहर प्रयागराज का नाम आ गया है। बताइए 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये पंक्ति जो है किसकी है? पंक्ति को अच्छे से पढ़िए, नोट भी कर सकते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपरोक्त पंक्ति किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की, या भवानी प्रसाद मिश्र जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, या नागार्जुन की? तो ये है किसकी? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे बीएड की छोटी छोटी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है ना। चैनल का नाम है एजुकेशन विद रोहित, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बहुत अच्छे भाई। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ पे सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्री में आप लोग जाके देख सकते हैं। हाँ
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगर कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं साहित्य के क्षेत्र में तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो 54 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में सकर्मक क्रिया बताएं, सकर्मक क्रिया। बहुत अच्छे, सकर्मक क्रिया बताएं, इसमें कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, रोना हो गया, सोना हो गया, हंसना हो गया, ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे पढ़ाना आपका यही हो जाएगा। 55 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है क्या? संयुक्त व्यंजन माना जाता है, अनुस्वार माना जाता है, या व्यंजन माना जाता है, या स्वर संधि माना जाता है? बताइए सभी बच्चे, बताइए। और बहुत ही सरल प्रश्न है, अच्छे से प्रश्न को देखना फिर आप लोग जवाब देना। चलिए, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है क्या? संयुक्त व्यंजन माना जाता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में छापी सब लोग भाई। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? नोट कर लेना। छा हो गया आपका, और त्रा हो गया आपका, और श्रा हो गया आपका, और ज्ञा हो गया आपका। ये हैं आपके। ये जो है किन किन वर्णों के योग से बनते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम इसकी बात करें, छा की बात करें, तो छा देखिए का धन सा से मिलकर बना है, का धन सा से मिलकर बना है। ठीक है। और अगर हम त्रा की बात करें तो ता धन रा से मिलकर बना है, नीचे हलंत लगा है। ठीक है ना। स्रा की अगर हम बात करें तो ये सा धन रा से मिलकर बना है। और ये ज्ञा की बात करें तो जा धन इया से मिलकर बना है। ठीक है। चलिए नोट करिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, कवि शब्द में संज्ञा है। बताइए कवि में संज्ञा कौन सी है? बहुत अच्छे, बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, या द्रव्य, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही सरल प्रश्न है। जातिवाचक संज्ञा मतलब, जातिवाचक संज्ञा मतलब सभी का बोध हो रहा है। ठीक है ना। तो कवि में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे बच्चे, सभी बच्चों का बोध हो रहा है। चलिए, टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? देखिए, उच्चारण स्थान से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में, मतलब एक क्वेश्चन आना है, बढ़ सकता है बट एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? बताइए सब लोग। मूर्धन्य हो जाएगा। अगर हम का वर्ग की बात करें तो कंठ से हो जाएगा। अगर हम चा वर्ग की बात करें तो तालव्य से हो जाएगा। अगर हम टा वर्ग की बात करें तो मूर्धन्य से हो जाएगा। अगर हम ता वर्ग की बात करें तो दंत से हो जाएगा। अगर हम पा वर्ग की बात करें तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। तो इतने उच्चारण स्थान याद रखिएगा। और साथ ही ये वाले सा का, ये वाले सा का और ये वाले सा का उच्चारण स्थान याद रखिएगा। इसका उच्चारण स्थान होता है तालु से, इसका होता है दंत से, इसका होता है किससे? मूर्धन्य से होता है। ठीक है बच्चे। तो टा वर्ग में आपका कौन सा सही हो जाएगा? मूर्धन्य। ठीक है। इतना ही आप लोग याद रखिएगा। उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है ना। चलिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। किस वर्ग से किस वर्ग तक के? का वर्ग से पा वर्ग के सभी व्यंजन आपके जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है ना। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, वा हो गया, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन है। चलिए, मनोरथ का छंद विच्छेद क्या होगा? बताइए सभी लोग, मनोरथ का छंद विच्छेद क्या होगा? मनः धन रथ हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विद्यार्थी उदाहरण है किस संधि का? विद्यार्थी उदाहरण है किस संधि का? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है विद्यार्थी। ठीक है ना। विद्या धन अर्थी, इसका संधि विच्छेद होता है। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ। 61 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। वीडियो को यार लाइक कर दो और सेकंड चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, रिक्वेस्ट है सभी से हाथ जोड़कर। तो जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस चैनल की। ठीक है। तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा। जगत धन्नाथ। योजक चिन्ह, देखिए विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन फिक्स है। तो मैं जो बातें बताया करता हूँ कि इनसे एक क्वेश्चन फिक्स है, तो बिल्कुल इनको घोल के पी जाइए कि मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत आपसे होने ही नहीं चाहिए।
ठीक है ना। योजक चिन्ह आपका इसमें कौन सा है, ये वाला हो जाएगा। ये वाला किसका चिन्ह है, अल्प विराम का चिन्ह है। ये वाला किसका चिन्ह है, अर्ध विराम का चिन्ह है। ये वाला किसका चिन्ह है बताइए, टाइम दे रहा हूं आपको, बताइए किसका चिन्ह है, गोली की रफ्तार से उत्तर दीजिए भाई। ये किसका चिन्ह है बताइए, जो छोड़ दिया हूं। बहुत अच्छे भाई, उपविराम का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, उपविराम का चिन्ह है, ठीक है ना। एक हंस पद पूछा जाता है, ये हंस पद का, तो विराम चिन्ह की स्पेशल क्लास में लिया हूं, जाके देख लेना। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है कब, बताइए लाघव चिन्ह का प्रयोग कब होता है। बहुत सारे बच्चे यहां पे जवाब दे रहे हैं, 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बड़े अंश का संचित रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, लाघव चिन्ह होता कौन सा है, ये जीरो की तरह होता है लाघव चिन्ह, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है, तो बताइए भाई किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। आजीवन हो गया, प्रतिदिन हो गया, यथा समय हो गया, इन तीनों में अव्ययी भाव समास है। नवरत्न में आपका अव्ययी भाव समास नहीं है। नवरत्नों का समूह, इसका पहला पद संख्यावाची, दूसरा संज्ञा है, इसमें आपका समास हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, देश रक्षा शब्द किसका उदाहरण है, किस समास का। देश रक्षा में समास है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अभिलाषा का पर्यायवाची बताएं, अभिलाषा का पर्यायवाची बताइए भाई। 66 का जवाब दीजिए, अभिलाषा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। अभिलाषा का पर्यायवाची मनोरथ हो जाएगा, ठीक है ना। ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है इसमें, कौन सा, ईर्ष्या का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें मत्सर, जलन, दाह, ये सब ईर्ष्या का पर्यायवाची हैं। रसाल ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है, ये जो है आम का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची, आम का पर्यायवाची है। चलिए, सगुण का विलोम बताइए, सगुण का विलोम बताइए सभी बच्चे, बताइए सगुण का विलोम क्या हो जाएगा। 68 का जवाब दीजिए, गोली की रफ्तार से दीजिए। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वीडियो को लाइक कर दो सभी बच्चे। सगुण का निर्गुण हो जाएगा, ठीक है ना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जो पसीने से उत्पन्न हो, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, स्वेदस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जन्म लेना और मरना, वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनना है आपको। जन्म लेना और मरना, वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए। आवागमन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वणिक का तद्भव रूप क्या होगा, वणिक का, वणिक का तद्भव रूप क्या होगा। 71 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। बनिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बनिया। चलिए, ये क्या है, कूची है या कूपी है, क्या है, एक मिनट में क्लियर कर रहा हूं इसको। कूची है, ठीक है ना, कूची। कूची का तत्सम रूप बताइए, कूची का, कुर्चिका हो जाएगा, ठीक है ना, कुर्चिका। चलिए, कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है इसमें, कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है, बहुत नहीं बना है, ठीक है। चलिए, गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है, गवैया जो है किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है इसमें, कृतवाचक का, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए शब्द के समानार्थक शब्द में से जो गलत है उसका चयन करें। अंबर का कौन सा नहीं है आपको बताना है, अंबर का, ये तीनों हैं, गोद आपका नहीं है, ठीक है। चलिए, 76 से 78 तक में मुहावरों के सही अर्थ आपको बताने हैं। घर का, बेदी, लंका, ढावे का क्या अर्थ होगा। कि विश्वासघाती मित्र हानिकारक होता है, ठीक है ना। एक तो करेला दूजा नीम का चढ़ा, इसका क्या होगा। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या होगा। राइट आंसर डी, दोहरा दुर्गुण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, गढ़े मुर्दे उखाड़ना का अर्थ क्या होगा।
अतीत को उद्घाटित करना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 79 से 81 तक आपको शुद्ध शब्द बताने हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, केवल जो हाईलाइट है ये काव्यत्री का शुद्ध रूप बताना है। कई बार अपनी क्लास में क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। काव्यत्री, कवि का स्त्रीलिंग जो होता है काव्यत्री, ये इसका शुद्ध शब्द है, ठीक है ना। चलिए सजल की 10वीं परीक्षा, यानी कि ये जो परीक्षा है हाईलाइट है ना, तो परीक्षा का शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे भी आपको हमारे चैनल से मदद मिलेगी। जैसे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, संपूर्ण जानकारियाँ आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी। सजल की 10वीं परीक्षा है तो परीक्षा का शुद्ध शब्द ये है आपका, ठीक है। चलिए ये अध्यात्म का बताना है शुद्ध रूप कौन सा है, ये इसका ये वाला बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए ये इन चारों विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करना है। ये सही वाक्य है या ये कौन सा सही वाक्य है ये आपको बताना है। सूर्य पूर्व पर उगता है, गलत। सूर्य पूर्व दिशा पर उगता है, गलत। पूर्व दिशा पर सूर्य उगता है, गलत। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा डी वाला, ठीक है, कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? रश हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करने में आपका क्या चला जाता है बताइए। इतनी मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, फ्री में कंटेंट देता हूँ, लाइक तो करना बनता है ना। दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे भाई। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जनई, सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताइए भाई कौन सा अलंकार है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार, ठीक है ना। चलिए जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है, ठीक है ना। चलिए जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? लगातार 3 प्रश्न आ गए हैं। अब मैं कल रसचंद अलंकार की क्लास लेता हूँ तो बताऊँ, पूरा ख़त्म करता हूँ। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पे। चलिए ये गद्यांश आ गया है। गद्यांश पढ़ने में बहुत सारा समय हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा, तो मैं गद्यांश करने का तरीका आपको मैं कई बार बता चुका हूँ अपनी क्लास में कि सबसे पहले देखिए गद्यांश 5 प्रश्न या तो 3 प्रश्न आएगा, 100% आपका आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखिए आपको सबसे पहले गद्यांश को नहीं पढ़ना है, सबसे पहले जो दिए गए हैं इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको पढ़ लेना है, 2 प्रश्न पढ़ लेना है अच्छे से, फिर आपको जो है गद्यांश पढ़ना है। जैसे जैसे उत्तर मिलते जाएं वैसे वैसे आप लोग टिक करते जाएं। अगर 5 प्रश्न दिया है तो 3 प्रश्न तो आपको सटीक बिल्कुल उससे ही मिलेंगे और 2 क्वेश्चन व्याकरण से बना देगा। पर्यायवाची पूछ लेगा, शब्द मतलब रहेगा गद्यांश से ही, मतलब उसको व्याकरण बना देगा, बस संधि पूछ लेगा, ऐसे बना देता है। गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है? तो ये जब इसका उत्तर जो है कि गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है, इसका उत्तर जब गद्यांश पढ़ेंगे तभी आपको मिलेगा। तो मैं बता रहा हूँ गलत जवाब को रोचक इसलिए इसमें कहा गया था क्योंकि गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा है? बताइए भाई सब लोग। लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा? लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। चलिए कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती थी, क्योंकि, तो देखिए इसका जो कारण था इसलिए जो है इनको जो है रोमांचक नहीं लगती थी क्योंकि जो है विज्ञान की परीक्षाएं अनुमान लगाने का अवसर नहीं देती हैं, क्योंकि उसके सही जवाब जो है तयशुदा हैं, ठीक है। चलिए अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखिए जो कथन गलत है ये वाला गलत है कि गलत जवाब बच्चों के दिमाग में चल रही चिंतन प्रक्रिया को उजागर करने की जो है कोशिश करते हैं, ठीक है। गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता?
तो इसका देखिए कारण देखिए, तर्क का अभाव तथ्यों की सही उपलब्धि नहीं हो सकती है। पाठ्य में मुख्य रूप से यह कहा गया है, क्या कहा गया है, तो इसमें देखिए कहा गया है कि गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए। विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। अब देखिए यहाँ पे व्याकरण से पूछ लिया ना, है विज्ञान उसी से लिया गया, गद्दान से ही लिया गया है। तो विज्ञान में अगर हम एक प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा, ये बन जाएगा वैज्ञानिक। ठीक है, चलिए। परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुवचन, देखिए पूछ लिया ना, व्याकरण बना दिया कि नहीं बना दिया, और परीक्षा प्रश्न गलती ये सब क्या हैं, गद्दांश के ही शब्द हैं, उसी से ही लिए गए हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा परीक्षाएं प्रश्न गलतियाँ बहुवचन इनके। ठीक है, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। यहाँ पे अपने में मैंने बताया था ना, जहाँ पे आप अपना आ जाए तो वहाँ पे निजवाचक आपका सर्वनाम हो जाएगा। 96 का, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थियों को दे दिया गया। ठीक है, कोई तो फिक्स नहीं है कोई। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं किसके साधन हैं, सभी के साधन हैं। संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, महोदय का प्रयोग किया जाता है। बैताल पचीसी रचना है किसकी, सूरती मिश्र की है। रानी केतकी के जो है रचनाकार कौन है, स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसके जो भी रचनाकार हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और डियर ऐसे ही क्लास देखते रहें, 15 जून तक आप लोग अपना समय मुझे दें, आपका अच्छा स्कोर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं शाम वाली क्लास में। आज की क्लास के बारे में एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर देना, और आपकी आज क्या स्थिति रही, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, वो भी आप लोग बताइएगा ज़रूर। और चैनल को भाई सब्सक्राइब जितने भी लोग नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ठीक है ना, और सेकेंड वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, रिवीजन करें, मस्त रहें, खुश रहें।